दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसका अगला चैप्टर है द नाइट बाय द कैंप फायर। दोस्तों, एंडरसन बोलते हैं कि मेरी बीवी बोलती है कि मैं सन की हूँ। मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि मैं सन की हूँ और मुझे भी लगता है मैं सन की हूँ, लेकिन क्या करूँ। मुझे कई बार कई मौक़ों पर सन की होना अच्छा लगता है। अब एंडरसन बोलते हैं कि जब मुझे लगता है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं तो कई बार मैं जल्दी से अपनी कार में बैठता हूँ, ड्राइव करता हूँ और पहुँच जाता हूँ आसपास के किसी जंगल, क्योंकि मुझे जंगल में होना अच्छा लगता है। दोस्तों, इसका मतलब मैं भी सन की हूँ, क्योंकि यही ठीक आदत मेरी भी है। जब मैं 10-15 दिन दिल्ली में रह लेता हूँ तो फिर मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधे जंगल पहुंचना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद एंडरसन बोलते हैं, मैं जंगल में एक जगह गाड़ी पार्क कर देता हूँ, थोड़ा पैदल जाता हूँ, कैंप सेटअप करता हूँ, बॉनफायर जलाता हूँ और बैठ जाता हूँ। उस जलती हुई आग को देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने पास सूखी लकड़ी इकट्ठा करके रखता हूँ और जैसे जैसे आग बुझने लगती है मैं एक एक करके लकड़ी लगाता जाता हूँ। अब उसके बाद जब लकड़ी खत्म होने लगती है या फिर मुझे नींद आने लगती है तो मैं कैंप फायर के बगल में ही सोना पसंद करता हूँ, क्योंकि उन लकड़ियों की, उन कोयलों की गर्माहट आपको रात भर आराम से सुलाती है। और उस आग के पास सोने का एक फायदा और है, हाथी पास नहीं आते, सांप भी पास नहीं आते, क्योंकि अगर उस इलाके में कोई मैन ईटर नहीं है तो इन दो जानवरों का खतरा ही वो खतरा है जिससे आपको बच के रहना है। और उसके बाद सुबह होती है, गाड़ी उठाता हूँ, वापस अपने घर आ जाता हूँ और सोचता हूँ मैंने ये सनक क्यों दिखाई, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन एंडरसन बोलते हैं मैंने ऐसा किया, करूंगा, करता ही रहूंगा। इसके अलावा एंडरसन बोलते हैं मेरी एक और सनक है, चांदनी रात पर गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, कैंप फायर भी नहीं जलाता हूँ, किसी चट्टान पर बैठ जाता हूँ या किसी पेड़ पर और दूर दूर तक जंगल चांदनी रात से नहाया हुआ देखता रहता हूँ। अब एंडरसन बोलते हैं मेरी बात को वो लोग ही समझेंगे जिन्होंने खुले जंगल में बॉनफायर को एंजॉय किया है, चाहे आसपास जंगली जानवर हो या ना हो, जंगल हो, बॉनफायर हो, उसका क्या ही कहना, क्योंकि ये वो आनंद है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसने उसको फील किया है वो ही उसे समझ पाएगा। ये वो वक्त होता है जब आपकी अंतर आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से या मदर नेचर से। और एंडरसन बोलते हैं ये वो वक्त होता है जब मैं अपने आप को गॉड यानी भगवान के सबसे करीब पाता हूं। जब मैं चर्च जाता हूं और पादरी, जो कि सैलरी पर होते हैं या फिर इंडिविजुअल पेमेंट बेसिस पर होते हैं, और जब वो आपके पुराने पाप और पुण्य का जिक्र कर रहे होते हैं, उस वक्त भी मैं अपने आप को गॉड के इतने करीब नहीं पाता। एंडरसन बोलते हैं कि हालांकि मैं अपने बारे में ज्यादा बात ना करूं, उससे बेहतर है कि मैं एक ऐसी ही ट्रिप पर आपको ले चलूं, कैंप फायर ट्रिप, जिसको कि बोलेंगे जंगल के अंदर कैंप फायर ट्रिप। मेरी स्टड बेकर कार रेडी थी, 6 गैलन पेट्रोल उसके पेट यानी टंकी में था, 6 सिलेंडर का इंजन था, पावरफुल इंजन, अच्छे खासे हॉर्स पावर थे। अब इतने साल पुरानी हो गई, पता नहीं उन हॉर्स पावर में कितने जिंदा हैं, कितने मर गए। लेकिन एंडरसन ने कभी आजमाने की कोशिश नहीं करी कि कितने हॉर्स जिंदा हैं, क्योंकि उनका काम चल रहा था। उन्होंने थर्मस में चाय ली, सैंडविच ली, वाटर बॉटल ली और चल पड़े। ऐसे वक्त में अपना कोट और कैप ले जाना भी जरूरी था। अगर आप तंबाकू पीते हैं या स्मोकर हैं तो पाइप, माचिस और तंबाकू तो जरूरी है ही। दोस्तों, तंबाकू से मुझे याद आया, मध्य प्रदेश में हमारे जो टीचर होते थे
सर्दी के दिनों में बाहर ओपन में क्लास लगाते थे, क्लास में ठंड लगती थी तो बीच बीच में अपना ऐसे 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 तम्बाकू खाया लगते थे। बच्चे पूछते थे कि आचार्य जी आप क्या खा रहे हैं? बोले बच्चों ये चैतन्य चूर्ण है। चैतन्य चूर्ण का मतलब इससे चेतना बनी रहती है, कंसंट्रेशन बना रहता है। मजाक करते थे। अब एंडरसन बोलते हैं मैं आपको जिस जंगल में लेके जा रहा हूं वो जगह है कुंदू कोट्टाई। ये बहुत ही खूबसूरत जंगल है। दो अलग अलग हिल्स वहां पर ज्वाइन होते हैं और उनके साथ साथ दो अलग अलग स्ट्रीम्स आती हैं और उसी जगह पर आकर उनका संगम होता है। दोस्तों करीब करीब वही सीन है जैसे हमारे जंगली रिजॉर्ट के पास में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। उसके पास दो पहाड़ियां मिलती हैं और दो स्ट्रीम्स आके उनका संगम होता है। जो बड़ी स्ट्रीम आती है उसको बोलते हैं डोडा हल्ला, लेकिन एंडरसन उसे बोलते थे गुप्त नदी, सीक्रेट रिवर। इस इलाके में हर तरह के जंगली जानवर हैं केवल इंडियन बाइसन को छोड़ के। अब एंडरसन को बताया गया कि पहले इंडियन बाइसन भी यहां पर होते थे, लेकिन उन्हें लोगों ने शिकार कर दिया, गोली मारकर गायब कर दिया। लेकिन जब रेंज ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो एक बीमारी से चले गए, फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि आसपास के पालतू जानवरों के संपर्क में आने की वजह से हुई। दोस्तों ये बात सच है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पहले इंडियन बाइसन होते थे। उसके बाद जब मेरे फादर वहां पोस्टेड थे तो बाइसन ही बाइसन थे। हम गाड़ी से जाते थे, सड़क के किनारे ही बाइसन खड़े मिल जाते थे, साइकिल वालों को दौड़ाया करते थे। इस तरह के ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी थे। लेकिन एक बीमारी फैली और बांधवगढ़ के सारे बाइसन गायब हो गए। तब भी यही कहा गया था फुट एंड माउथ डिसीज पालतू जानवरों से फैली। पालतू जानवरों से टच में आने का मतलब ये नहीं है कि फेस टू फेस आ जाते हैं। होता यह है कि एक इन्फेक्टेड जानवर घास खा के गया, वहीं पे बाइसन आया, उसने भी घास खाई तो उसकी सलाइवा, लार और उसके मुंह के कीटाणु जीवाणु उस घास में थे। इस तरह से ट्रांसमिशन हो जाता है। आज भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाइसन है, लेकिन वो ट्रांसलोकेट किए गए हैं कान्हा नेशनल पार्क से, तो दोबारा री इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पहले वाले बाइसन खत्म हो गए थे। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाला, उसमें एक हाथी पर टाइगर्स ने अटैक किया था। मैंने बताया, किसी ने कमेंट लिखा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी नहीं है, जरूर पालतू हाथी पर अटैक किया होगा। जब मेरे फादर पोस्टेड थे तब वहां पर हाथी नहीं थे, लेकिन रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि संजय डुबरी नेशनल पार्क के हाथी अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी जाने लगे हैं। तो ये जंगली हाथी ही रहा होगा, क्योंकि अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर भी है, बाइसन भी है, हाथी भी है। लेकिन एंडरसन ने सोचा कि ये तो रेंज ऑफिसर है, ये कैसे सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि उनका शिकार कर लिया गया। आखिरकार वो रेंज ऑफिसर है। एंडरसन का मानना था कि दोनों ही बातें सच हो सकती थी। हो सकता है शिकार हो गया हो सकता है बीमारी फैली हो, और हो सकता है दोनों ही बातें हो गई। अब एंडरसन बोलते हैं हम लोग निकल पड़े हैं और 25 मील तक हम मेटाल रोड पर यानी कि पक्की सड़क पर ही चलेंगे। 19वें माइल पर पहुंचने के बाद ये सड़क मैसूर राज्य को छोड़ देती है और एंटर होती है मद्रास राज्य में। ठीक 25वें मील की दूरी पर हम एक टाउन पर आते हैं और उसका नाम है होसूर। होसूर उस इलाके का तालुका है, यानी कि तालुक हेडक्वार्टर्स है। अब होसूर के बाद पक्की खत्म, कच्ची शुरू, यानी कि पक्की सड़क खत्म और शुरू होती है 16 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क। अब ये जो कच्ची रोड होती है, इनमें गिट्टी डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि दोनों बराबर अनुपात यानी कि रेशियो में नहीं डाली जाती। इसलिए जब देखो तब एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। कहीं गिट्टी होती है, कहीं मिट्टी होती है, चलने वाले की गुम सिट्टी पिट्टी होती है। अब जो पत्थर होते हैं वो टायर में कट मार देते हैं, और जो मिट्टी होती है टायर को पकड़ लेती है, गाड़ी टाइट चलती है। बरसात के मौसम में ये रोड्स उस मोटर गाड़ी वाले के लिए बड़ी मजेदार होती हैं जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। अब गाड़ी यूं डगमगाती है और अगर ड्राइवर केयरफुल नहीं है तो गाड़ी सरकती है, सरक ही जाती है।
और एक्सल पर टिक जाती है, फिर टायर घूमता रहता है। लेकिन अभी रेनी सीजन नहीं था, और क्योंकि अभी बारिश नहीं थी तो बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं हुआ और एक छोटे से टाउन में पहुंच गए जिसका नाम था डेंकनी कोटा। और ये हेडक्वार्टर्स था दो रेंजर्स का, जो कि अलग अलग रेंज ऑफिसर्स थे, रहते एक ही टाउन में थे। अब इसके बाद हमने वो कच्ची सड़क भी छोड़ दी जो गिट्टी और मिट्टी से बनी थी। अब हम चल पड़े उस रोड पर जो रोड थी ही नहीं। एक बैलगाड़ी का रास्ता था, थोड़ा सा साफ था, इसलिए उसको रोड बोल दिया। अब 2.5 मील की दूरी चलने के बाद ये रोड या ये रास्ता या ये बैलगाड़ी का रास्ता पहुंच जाता है उस जगह पर जहां दो रिवर स्ट्रीम्स मिलती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। यहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल ब्रिज नहीं है। यह नदी छपाक छपाक करते हुए गाड़ी को निकलने देती है, बिल्कुल अपने जंगली रिजॉर्ट के जैसे। जब तक बारिश नहीं होती ये सब बढ़िया होता है। अगर बारिश हो जाती है तो नदी तूफान बन जाती है, करीब 10 फीट पानी कैरी करती है और कोई गाड़ी निकल नहीं सकती। कोशिश करेगी तो नाव बन जाएगी। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप वापस चले जाएं डेंकनी कोटा, 2 दिन इंतजार करिए, फिर आइए। और अगर पानी कम हुआ तो निकल जाइए और अपनी किस्मत को दाद दीजिए कि आप कितने किस्मत वाले थे कि नदी के उस पार थे जिस पार था डेंकनी कोटा। इस पार होते तो क्यों होते, क्या होते, और जब तक होते या तब तक होते जब तक पानी कम ना हो जाता। इस नदी को, इस स्ट्रीम को 1-2 बार और क्रॉस करना होता है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं छोटा सा पहाड़ी गांव कुंदू कोट्टाई। इस गांव के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वहां रहते हैं पैंथर यानी लेपर्ड और पहाड़ी मक्खी। और ध्यान रखिए ये मक्खियां बड़ी खतरनाक होती हैं अगर गुस्से में आ जाएं। इन मक्खियों का गुस्सा दोस्तों मैंने कल झेला। जब मैं लाइव कर रहा था उसके पहले छत पे गया था, दरवाज़ा 2 महीने से बंद था, टंकी बंदरों ने पाइप तोड़ दिया था ठीक करने के लिए। दरवाज़ा खोला, वो पीली वाली जो मक्खी होती है, बर्रैया बोलते हैं उसको, कई लोग ततैया बोलते हैं, उसने सिर पे यहाँ काटा। 2-4 मिनट के लिए तो ऐसा लगा करंट लग गया एकदम। ना तो मैंने छुआ ना कुछ, पूरे दिन दर्द होता रहा। जब लाइव भी गया था तब भी दर्द हो रहा था, अब ठीक है। लेकिन वो जो एक मक्खी के काटने का करंट था, जबकि वो इतनी खतरनाक नहीं होती, ततैया या बर्रैया घरों में मिलती है। एक छोटी मधुमक्खी होती है और एक बड़ी मधुमक्खी होती है। अगर आप मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जाएंगे तो एक वाटरफॉल है, उसका नाम है बी फॉल। बी फॉल का मतलब है कि जब आप उसके पानी में नहाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा उसकी बूंदों से कि मधुमक्खी काट रही है। एक डेफिनेशन ये है बी फॉल नाम की वजह से। दूसरी ये है कि जहां वो बी फॉल है आसपास बड़ी मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते होते हैं, तो क्योंकि वहां मधुमक्खियां होती हैं इसलिए भी उसका नाम बी फॉल रख दिया गया, ऐसा लोग बोलते हैं। शाहरुख खान और करीना कपूर की मूवी थी अशोका, उसकी शूटिंग वहीं पर हुई थी। अब उसके बाद ये जो ट्रैक है अचानक से गहराई की तरफ जाता है। अब 1 मील और जाइए और 9th माइलस्टोन के पास आपको स्टड ब्रेकर कार छोड़नी है। पहले इसको बैक कर लीजिए वापस जाने की तैयारी के लिए। अब इन्होंने गाड़ी को गियर में डाल दिया, चारों पहिए के पीछे पत्थर लगा दिए। इन्होंने अपनी गाड़ी की बैटरी के कनेक्शन भी काट दिए कि कहीं कोई भटकता हुआ आदमी आए, लाइट ऑन कर दे तो सारी बैटरी खत्म हो जाएगी। अभी अपने साथ जो सामान कैरी करके लाए थे उसको ले चले। अभी नीचे की तरफ जा रहे थे डोडा हल्ला स्ट्रीम की तरफ। यहां से आधे मील की दूरी पर ही दोनों नदियों का संगम हुआ था। इन्होंने इसको सीक्रेट रिवर इसलिए बोला था कि भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी के हिसाब से ये नदी बहुत सारे सीक्रेट लेके चल रही थी। लेकिन आप मुझे लालच नहीं दे सकते वो सीक्रेट बताने के लिए, क्योंकि मैं आया हूं आपको जंगल और जंगल की ब्यूटी दिखाने के लिए। अगर मैंने आपको वो सीक्रेट बता दिए तो आप पहुंच जाओगे वहां पर और ये जंगल कमर्शलाइज हो जाएगा। और इसके बाद हम पहुंच गए उस नदी की तलहटी में और ये था परियों का देश। इस टाइम पर
नदी में ज़्यादा पानी नहीं था और कई बार आने जाने वाले लोग नदी के बीचों बीच जो रेत के टीले होते हैं वहां पहुंच जाते थे। और अगर पानी ठीक ठाक होता था तो किनारे ही नदी के जो मोड़ थे उन पर जो रेत होती थी वहां मजे करते थे। इस नदी के दोनों किनारे घने जंगल से भरे हुए थे। लंबे लंबे पेड़ थे जिसमें इमली का पेड़ भी था, जामुन का पेड़ भी था और मुट्ठी का ट्री भी था। और यहां वहां महुआ, नीम, फाइकस और बरगद भी थे। जहां तहां बांस के झुरमुट भी बिखरे हुए थे। जब देखो तब दूर से एक ठंडी हवा का झोंका आता था और आपका आनंद दोगुना कर देता था। और उस हवा से बांस और दूसरे पेड़ ऐसे हिलते थे कि आपको आवाज आती थी एक झरने की। ये कभी कभी एहसास होता था समुद्र की लहर आई है। अब शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले तो हमें जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर हमें अपना टेंट पिच करना है। जगह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। और उसके बाद शुरू होता है सबसे जरूरी काम, लकड़ी इकट्ठा करना, क्योंकि आग जलानी है और आग के लिए चाहिए लकड़ी। अगर आपके दिमाग में भालू का डर है तो आप कुछ ज्यादा ही लकड़ियां इकट्ठा करोगे। जितनी ज्यादा लकड़ी उतनी मजबूत और रोशन होगी वो आग। लकड़ी इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। यहां वहां तहां जहां देखोगे लकड़ी ही लकड़ी पड़ी है। नदी जब बाढ़ में आती है तो बहुत सारे पेड़ तने उखाड़ के लाती है। जहां देखो वो सूखे पेड़ पत्थरों के बीच में अटके होते हैं। शाम के 6:15 बज चुके हैं। लकड़ी इकट्ठी हो चुकी है, कैंप लग चुका है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जब आग जलाई जाए। क्योंकि अगर अभी आपने आग जला दी, बर्ड्स परेशान हो जाएंगी। अभी तो वक्त है चिड़ियों का गाना सुनने का। जंगली मुर्गे, मोर, फ्लावर, डिड यू डू इट बर्ड और ब्रेन फीवर बर्ड, इनका गाना सुनने लायक है। अब रात और गहरी हो गई है और अब चक चक की आवाज आ रही है नाइट जार की। ये किसी पत्थर पर बैठ जाता है और चक चक करता रहता है। इतना ज्यादा कैमोफ्लेज हो जाता है कि आपको दिखता ही नहीं, लेकिन उसकी आवाज से हमें मालूम चल जाता है। और दोस्तों, अगर उस वक्त नाइट जार पर आप रोशनी मारेंगे या गाड़ी की हेडलाइट पड़ेगी, एकदम ब्लड रेड आंख चमकती है। कई बार कार्निवोरस जानवर का धोखा हो जाता है नाइट जार को देख के। और तब आपको दूर से सुनाई देती है एक आवाज जिसको आप पहचान जाते हैं, ये है जैकल की आवाज, यानी कि सियार, यानी गीदड़। एक तरफ से लीडर बोलता है कहां हो कहां हो कहां हो, और उसके साथ ही उसका पैक आवाज लगाते हैं यहां है यहां है यहां है। अब एक तरफ से कॉल आती है, दूसरी तरफ से जवाब आता है। हर ब्रीड, हर स्पीशीज यही कर रही होती है। आपस में संदेशा दे रहे होते हैं कि रात आ गई है, सुरक्षित होना, जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे ये आवाजें शांत होने लगती हैं और आ जाता है जंगल का सन्नाटा। अब रात हो गई है और वक्त आ गया है आग जलाने का। इसलिए नहीं कि आसपास गीदड़ यानी जैकल है, क्योंकि वो हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए भी नहीं कि आसपास टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, क्योंकि आसपास किसी मैन ईटर के होने की कोई सूचना नहीं है। आग जलानी पड़ती है 2 क्रिएचर्स की वजह से। एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। ये आपको ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं कहीं के नहीं रहते। एक बहुत बड़ा है और वो है इक्कड़ हाथी, और दूसरा बहुत छोटा है जहरीला सांप। और ये अपने साथ अपनी बंदूक नहीं लाए, और ये नहीं चाहते कि कोई हाथी आ जाए, कैंप भी उजाड़ दे और इनको भी उजाड़ दे। और ये भी नहीं चाहते कि किसी जहरीले सांप का रास्ता वहीं से गुजरे जहां ये बैठे हैं। अब आग अच्छी खासी जल रही थी, उससे कुछ चिंगारियां निकल रही थी और ऐसा लग रहा था सीधे स्वर्ग की तरफ जा रही है। अब लगता है गीदड़ ने इस आग को देख लिया या इसका धुआं देख लिया। उसने अपना चिल्लाना बंद कर दिया। अब जितने भी जानवर थे, पक्षी थे, सब चुप थे, क्योंकि इन्हें पता था कि आग आ चुकी है
यानी कि इंसान आ चुका है। केवल बोल रहे थे तो झिंगुर पत्तियों पर बैठे थे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था आग से। अब बड़े जानवर रात के 8 बजे के पहले पहले अपना ठिकाना छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं काम पर। तो अभी हमारे पास 1 घंटा था गप्पे हाँकने के लिए, और गप्पे हाँकने के लिए या गॉसिप करने के लिए कैंप फायर से बेहतर दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। बीच बीच में चिंगारियां उड़ती हैं, कभी कभी लकड़ी ज्यादा आग छोड़ती है। जब नई लकड़ी लगाई जाती है, धुएं की खुशबू जो पूरे आकाश में उड़ रही होती है और आपके कपड़ों से भी आने लगती है। यह एहसास आपको होता है कि आप प्रकृति के करीब हैं, भगवान के करीब हैं। अब शायद आप जानना चाहते होंगे इस जंगल के निवासियों के बारे में। अब मैंने आपको इतनी सारी शिकार कहानियां सुनाई हैं, तो आपको लगता होगा इन जानवरों को बिना किसी मतलब के सिर्फ और सिर्फ शिकार के आनंद के लिए मारा जाता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने करीब करीब सारे जानवरों को पालतू बनाया है। और जब आप जानवर को पालतू बना लो तो उससे जो आपको अटैचमेंट हो जाता है, उस बात का एहसास सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसने कभी किसी जानवर को पाला हो। अब मैं आपको कुछ जानवरों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बताऊंगा ब्रूनो के बारे में। ये एक स्लॉथ बेयर था जिसे मेरी वाइफ ने पाला था। एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपने दोस्तों की पार्टी के साथ गया था जंगली सुअरों को मारने के लिए, उनके मांस को खाने के लिए। मैसूर से 30 मील की दूरी पर गन्ने के खेत है और वहां पर आतंक मचाया हुआ था जंगली सुअरों ने। ये फसलों का बहुत नुकसान करते थे। दिन भर छिपे रहते थे गन्ने के खेत में। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी एक बीट, यानी कि ढोल नगाड़े लेकर आदमी घुसते थे एक तरफ से, सुअर भागते थे दूसरी तरफ। और ये बीट ऑर्गेनाइज करते थे उन खेतों के मालिक और उनके आदमी, क्योंकि वो चाहते थे जंगली सुअरों का खात्मा हो। अब जैसे ही खेत से वो बाहर निकलते थे, उन्हें गोली मारी जाती थी, या पास में ही एक जंगल था, वहां पर कवर लेकर ये लोग बैठ जाते थे। इंतजाम यह था कि जितने सुअर मारे जाते थे उनका आधा मांस एंडरसन रखते थे और उनके साथी आधा मांस खेतों के मालिक और बीटर्स। ऐसी ही एक बीट में जंगली सुअरों का साउंडर था, यानी कि झुंड। उसे बीट करके भगाया जा रहा था। कुछ को गोली मार दी गई, कुछ भाग गए। सबको लगा अब आनंद खत्म, चलने की बारी है। तभी वुफ वुफ की आवाज आई और देखा तो एक स्लॉथ बेयर यानी कि भालू रीछ भागता हुआ आ रहा है। एंडरसन ने डिसाइड किया कि मैं सुअर मारने आया हूं, भालू नहीं मारूंगा। लेकिन इनके एक साथी के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसा इन्होंने सोचा वैसा वो नहीं सोच रहा था, और उसने गोली मार दी उस भालू को। जैसे ही भालू नीचे गिरा, इन्होंने देखा कि भालू का फर, जो उसकी खाल है, अपने आप उतर कर आगे को चल रही है। ध्यान से देखा तो उसकी पीठ पर उसका बच्चा था। मां मर गई थी, बच्चा अपनी मां को खोज रहा था। वो बच्चा गन्ने के खेतों में भागा और उसके पीछे पीछे भागे एंडरसन, क्योंकि वो बीटर्स की तरफ भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से गर्दन से इन्होंने से पकड़ा और उसने अपने नुकीले पंजों से, नाखूनों से इन्हें घायल भी कर दिया। अब इन्होंने उस भालू के बच्चे को एक गनी बैग में रख दिया जो ये लाए थे मीट कैरी करने के लिए। और जब ये बैंगलोर पहुंचे तो उस गिफ्ट को इन्होंने प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को। इनकी वाइफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कलर्ड रिबन उसके गले में बांध दिया, और जब ये मालूम चला कि ये लड़का है तो उसका नाम रख दिया ब्रूनो। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले कुछ पार्ट्स में, यानी कि सीरीज में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।